सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10 का जो एक चैप्टर है विष के दांत। आज हम लोग बेसिकली हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में हम लोग आज चैप्टर 2 को लेके चलेंगे और जिसका नाम है बेसिकली विष के दांत। जैसा कि मैंने कहा था कि हम हर एक सब्जेक्ट का बेसिकली इंडिविजुअल क्लासेस लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को टच करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम बेसिकली हिंदी के सेगमेंट को टच करने वाले हैं, हिंदी के सेगमेंट की बात करने वाले हैं, जिसमें मैं हिंदी के सभी चैप्टर्स की कहानियों को एक समराइज फॉर्मेशन में आपको बताऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर नोट आउट करके हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन भी करेंगे और जितने भी तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज की जो कहानी है ये विष का दांत, ये पंडित नलिनी विलोचन शर्मा इनके द्वारा लिखित ये कहानी है, जिसमें कई सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें समाज में जो पनप रहे भेदभाव है, चाहे वो भेदभाव अमीरी और गरीबी का हो, चाहे वो स्त्री और पुरुष के बीच में हो, बेटे और बेटियों के बीच में जो फर्क देखने को मिलता है आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में, इन सभी पर एक तरह का व्यंग है ये कहानी विष के दांत। गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है और अमीर होना भी कोई वरदान नहीं है। दोनों ही समाज के वो पहिए हैं जो बेसिकली एक साथ ही चलते हैं। लेकिन समस्याएं तब उत्पन्न हो जाती है जब अमीरों को यह लगने लगता है कि जो गरीब हैं वो हमारे लिए कुछ तुच्छ है, कुछ है ही नहीं। इस चैप्टर को और ज्यादा डिटेल से जानने से पहले हम थोड़ा इसके लेखक, इस कहानी के जो लेखक हैं हमारे पंडित नलिनी विलोचन शर्मा, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि हमारे जो लेखक हैं पंडित नलिनी विलोचन शर्मा, इनका जन्म बेसिकली 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना में हुआ था। बेसिकली ये बिहार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, बिहार में इनका जन्म हुआ था। और जो जगह था, जिस जगह पे इनका जन्म हुआ था, वो बेसिकली बदरघाट पटना था। पटना यानी कि बिहार की राजधानी। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा थे, ये भी बहुत ही ज्ञानी इंसान थे, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे। और मां जो थी वो एक हाउसवाइफ थी, रत्नावती शर्मा। प्रारंभिक पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए और मृत्यु इनकी जो है 12 सितंबर 1961 को हुआ था। कहते हैं संस्कृत और हिंदी में इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया और सन 1959 में ये जो है पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय भी ये पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। इसके आगे बात करें इनकी लेखन शैली जो है, तो वो आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। इसके अलावा आलोचना में उनकी जो भाषा होती थी वो काफी गटी हुई और संकेतात्मक होती थी। चीजों को स्पष्ट रूप से वो लिखते तो थे, लेकिन व्यंग जो होता था वो संकेतात्मक होता था, मतलब समझ में तो आ ही जाता था। वो जो है डायरेक्ट नहीं बोल के वो किसी माध्यम के जरिए इस चीज पर व्यंग करते थे, जो बेसिकली समाज में चल रही कुरीतियों पर एक तरह का कटाक्ष होता था। इन सब के अलावा अगर बात करें तो इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जैसे दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास में विशेषता प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना। और आलोचनात्मक ग्रंथ की बात करें तो विष के दांत और कई छोटी कहानियों को भी इन्होंने लिखा था। इन सब के अलावा काव्य संग्रह जो है वो नकेन के प्रपद्य और इसी का भाग 2 बेसिकली वो लेके आए थे, पार्ट 2। ये तब बेसिकली इनका जीवन परिचय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब जो है कहानी का जो पूरा सारांश है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो थोड़ी सी आपको बदली नहीं रही। तो इस कहानी के पात्र परिचय से अगर बात करें तो विष के दांत का सबसे इसमें जो मेन कैरेक्टर है जो बेसिकली अमीरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, वो बेसिकली कौन से हैं? सेन साहब हैं। बड़े धन संपदा से भरपूर सेन साहब और उनके पत्नी। और इसके साथ ही हैं बेसिकली यहां पे आपको देखने को मिलेगा सेन साहब के बच्चे, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे
उनकी 5 बेटियां और एक बेटे। जहां पे अगर बात करें बेटियों के नाम की बात करें तो वो नाम जो था वो था बेसिकली सीमा, रजनी और 3 और बच्चे थे इनके, आलो, शेफाली और आरती। यानी कुल मिला के बात करें तो 6 बच्चे हो गए। और बेटा जो था वो सबसे छोटा था और इसका नाम जो है, प्यारा नाम जो इसका पुकारू नाम था वो बेसिकली क्या था? खोखा। क्या था इसका नाम? खोखा। खोखा के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। लेकिन इसका एक और नाम था जो बेसिकली काशू बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? काशू, ठीक है। खोखा इसका पुकारू नाम था और काशू इसका मेन नाम था। ये पूरा परिवार जो है वो धनी संपदा, वो धनी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली इस कहानी में जो सबसे ज्यादा चर्चा जिनकी आएगी वो आने वाले हैं सेन साहब की। मिसेस सेन का थोड़ा सा जिक्र आएगा और काशू तो भैया इस कहानी के मेन खलनायक के तौर पर उभर के सामने आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके परिवार में जो लिंग विभेद का जो चर्चा है उसके बारे में बात कर लूं। सेन साहब काफी संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं और इतने संपन्न परिवार से होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि इनकी मानसिकता भी बाकी सभी लोगों की तरह है, जिनको लगता है कि जो लड़कियां हैं उनको दब के रहना चाहिए, उनको वो अधिकार नहीं मिलने चाहिए जो बेसिकली प्रायोरिटी जो लड़कों को मिली हुई है। इस कहानी में आप देखेंगे एक जगह पे चर्चा किया हुआ है कि जो उनकी बेटी है उनको वो एक गुड़िया की तरह, एक डॉल की तरह है जिसको जितना चाबी लगाओगे उतना ही देर तक वो कूदेगी या खेलेगी, जो भी चीजें हैं। मतलब इनको वो सारे तरजीब सिखाए गए हैं जो बेसिकली एक लड़की को होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मिस्टर सेन, या फिर मिस्टर सेन और मिस्टर सेन की पत्नी के अनुसार। अब देखिए इस कहानी में एक और चीज चर्चा आती है। बहुत तरह के नियम बेसिकली मिस्टर सेन के घर में चलते थे जो बेसिकली इन 5 बहनों के लिए बेसिकली लागू होता था। सबसे छोटा जो बेटा कासू था, इसके लिए वो सारे नियम कानून तोड़ दिए गए थे, ऐसे कोई नियम कानून नहीं था। अब देखिए सिस्टम यहां तक ये था कि कासू छोटा होते हुए अपनी बहनों पे हाथ उठाता था। कहानी में आगे पढ़ेंगे आप जो है कि कासू सबसे छोटा था लेकिन इसके बावजूद भी अपनी बहनों पर, अपने नौकरों पर वो हाथ उठाता था। और इसका कोई भी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं लगाया गया था। किनके द्वारा? किनके द्वारा? ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन बेसिकली नहीं लगाया गया था। किनके द्वारा? अपने इसके माता पिता के द्वारा। क्योंकि कासू अपने उम्र में सबसे छोटा था, 5 बहनों के बाद एकमात्र ऐसा एकमात्र बेटा था बेसिकली। उम्र के उस पड़ाव पर इसका जन्म हुआ था जब शायद लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। और यही कारण था कि जो बेसिकली मिस्टर सेन और उनकी पत्नी थी वो कासू को बहुत ज्यादा मानती थी, बहुत ज्यादा मींस हद से ज्यादा। और इसीलिए उसकी उदंडता में भी इनकी जो है, इनको उसमें जो है खासियत नजर आती थी। होता है अक्सर जब हम मोह माया में पड़ जाते हैं, जब हम किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो उसकी गलतियां भी हमें जो है उसकी तारीफें लगने लगती है, उसकी खासियत लगने लगती है। और कासू के साथ भी ऐसा हो रहा था। मिस्टर सेन को कासू की सारी गलतियां जो है वो बहुत ही नॉर्मल लग रही थी, लग नहीं रहा था कि कासू कोई गलती भी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। एक और परिवार का इसमें जिक्र आता है। वो परिवार था बेसिकली इस कहानी में मेन जो बेसिकली पुअर फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, गरीब परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अमीरी गरीबी का जो ये पूरी कहानी में ताना बाना बुना गया है उसमें गरीब परिवार को रिप्रेजेंट करने वाला यहां पे गिरधारी लाल हैं, जो बेसिकली इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर मदन के पिता हैं। इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर मदन जो है उसके पिता हैं। और इसके साथ साथ गिरधारी लाल की पत्नी भी यहां पे मौजूद है। अब यहां पे कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से कि मदन जो होता है वो बेसिकली 5-6 साल का एक लड़का है और गिरधारी लाल बेसिकली मिस्टर सेन के ही फैक्ट्री में क्लर्क का काम करते हैं। मां इनकी जो है वो हाउसवाइफ है जो बेसिकली घरों में रहती है। और मदन चूंकि एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है तो ये एक अल्लड़ है। अल्लड़ है मतलब ये जो लेखक के मुताबिक अगर बात करें तो व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया है कि वह गली के आवारा लड़कों के साथ खेलता है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो गली पे खेलने वाले लड़के होते हैं सारे के सारे आवारा होते हैं, लेकिन लेखक ने व्यंग्यात्मक तरीके से इसका चर्चा किया है कि गली के जो आवारा लड़के हैं उनके साथ वो लट्टू नचा रहा है। आपको इस पाठ में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा इस चीज। तो एक कटाक्ष है बेसिकली समाज के उस सोच पर जो बेसिकली ये सोचते हैं कि गली मोहल्ले के जो लड़के होते हैं, जो बेसिकली पुअर फैमिली के जो लड़के होते हैं, गरीब परिवार के जो लड़के होते हैं, वो बेसिकली आवारा होते हैं, वो आगे जाकर चोर डाकू बनते हैं। ऐसा कहा गया है मिस्टर सेन की तरफ से। तो ये एक व्यंग्यात्मक कथन है बेसिकली यहां पे इस कहानी के जरिए शर्मा जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से इस चीज को घेरा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टर आता है और वो कैरेक्टर है हमारा जो है
वो एक चमचमाती सी कार, एक स्ट्रीम्ड लाइन कार, जो बेसिकली लंबी सी थी, काले रंग की थी, और उस समय ये 7500 में आई थी। याद रखिए कितना दाम था इसका। इस गाड़ी का दाम जो है वो 7500 रुपए में थी। काले रंग की थी, चमचमाती हुई कार। और इसका ड्राइवर, आगे जाके देखिएगा, इसका ड्राइवर का बेसिकली जो मदन था, जो छोटा बच्चा, उसके साथ झगड़ा भी होता है। उसकी माँ के साथ हाथापाई, उसके मदन के साथ हाथापाई होती है, माँ के साथ थोड़ा बहस होता है, कहासुनी होती है। और कुछ दोस्तों के बारे में जिक्र होगा, जो बेसिकली सेन साहब के यहाँ आया करते थे खाली समय में वक्त बिताने के लिए। गप सड़ाका होता था उनका, जो है उनके घर में जो है। और उसी में से एक छोटा बच्चा का जिक्र और आएगा, जो बेसिकली इन्हीं के मित्र का एक बेटा है, जो बेसिकली पेशे से बेसिकली एक बहुत ही अखबार में बेसिकली एक तरह के रिपोर्टर थे। उनके बारे में जिक्र आएगा इसमें जो है। तो ये थी हमारी पूरी पात्र परिचय। इस पूरे कहानी का जो पात्र परिचय, जितने कैरेक्टर इसमें आने वाले हैं, उन सभी का इसमें हम चर्चा जो है वो कर चुके हैं। एक बार रिवीजन के लिए, यानी कि रिकैप के लिए अगर चाहें तो हम फिर से एक बार देख सकते हैं कौन कौन से इसमें शामिल हैं। सबसे पहले अमीरों को रिप्रेजेंट करने वाले मिस्टर सेन और उनके परिवार। मिस्टर सेन के परिवार में कौन कौन है? मिस्टर सेन के परिवार में खुद मिस्टर सेन है, उनकी पत्नी है, उनका बेटा कासू है। 5 बेटियां भी हैं, जिनका बहुत ज्यादा चर्चा इसमें नहीं किया गया, बस ये बताया गया कि ये तहजीब की मूरत है। पांचों बेटियों के नामों की बात करें तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 नाम है बेसिकली। और कासू जो है, ये बेसिकली खोखा का ही नाम है, घर का पुकारू नाम खोखा है उसका, और जो उसका रियल नेम है वो बेसिकली कासू है। तो कासू बेसिकली क्या हो गया? सेन साहब का सबसे छोटा बेटा। इस कहानी का मेन विलन जो है वही है। आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है बेसिकली एक ऐसे घटनाक्रम से। एक कार खड़ी होती है मिस्टर सेन की, काले रंग की, उनके घर के पोर्टिको में। ठीक है, उनके घर के पोर्टिको में ये उनकी काले रंग की चमचमाती कार खड़ी होती है। अब थोड़ा सेन साहब की मेंटेलिटी को समझ लीजिए। सेन साहब अपनी गाड़ी के पास ना किसी को फटकने नहीं देते थे। अपनी सभी बेटियों को वार्निंग देकर रखा था कि तुम लोग में से कोई भी गाड़ियों के पास सटोगे नहीं। स्पेशली नौकरों को यह आदेश था कि किसी भी बच्चे को गाड़ी के पास, गाड़ी को छूने तक नहीं देना है, गाड़ी के पास जाना नहीं। गाड़ी उनको बहुत ज्यादा प्यारी थी, लेकिन ये सारे नियम बेसिकली कासू के लिए अपवाद थे। कासू गाड़ी के पास जा भी सकता था। कासू के लिए घर में बनाए गए सारे नियम बेसिकली छोटे पड़ जा रहे थे। कासू के सामने उसका कोई वैल्यू नहीं था। तो कहानी शुरू होती है उस चमचमाती गाड़ी से शुरू होती है। ये चमचमाती गाड़ी बेसिकली सेन साहब के पोर्टिको पे खड़ी थी, पोर्टिको में खड़ी थी। और फिर बाकी सारे घटनाक्रम इसके साथ ही चलते रहते हैं। कुछ यूं थी कि सेन साहब के घर पे अपने इनके दोस्तों का जमावड़ा लगता था, जहां पे इनके दोस्त बेसिकली क्या करते थे, इनके दोस्त बेसिकली आके बैठते थे, बातचीत करते थे। और बातचीत के दौरान जो है, जाहिर सी चीज है, जब ज्यादा देर बैठ के बातचीत करेंगे तो टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जब विषय खत्म हो जाते थे तो फिर चर्चा का विषय बनता था इनके बच्चे, कि हमारे बच्चे ये करेंगे, हमारे बच्चे वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करके। और इन सब में अक्सर जो थे सेन साहब अपने बेटे खोखा के लिए ना, वो कहते थे कि मेरा बेटा जो है बड़ा होकर क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। उसके तो अभी से लक्षण दिख रहे हैं। अक्सर ये पारिवारिक मेंटेलिटी हमें देखने को मिलती है अपने परिवार में, कि बचपन से हमारा एम्बिशन होता है, बच्चे से पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस कह देते हैं हमारा बेटा तो बड़ा होकर यही चीज बनेगा। ये महत्वाकांक्षा कई बार लेके डूब जाती है। सेन साहब अपने बेटे को लेके इतने ज्यादा आश्वस्त थे कि वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको बस अपने बेटे को इंजीनियर बनाना था, अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच में एक धौंस दिखाना था। एक दिन ऐसी बात है, एक दिन कुछ लोग आए हुए थे, इनके दोस्त आए हुए थे, जिसमें से एक पत्रकार महोदय भी थे, एक छोटे से अखबार में रिपोर्टर थे, और वो भी आके बैठे हुए थे। साथ में उनका एक 4-5 साल का बच्चा, जो बेसिकली खोखा से छोटा था, वो भी आया हुआ था। बैठे हुए थे और ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत हो रही थी। और उसी में से इनके एक मित्र ने कहा कि पता है, इनका बच्चा तो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा सलीका है, बहुत समझदार है, बहुत तेज है। दूसरे के बच्चे की तारीफ सुनकर सेन साहब ने बर्दाश्त न कर सके। वो तुरंत ही उठ खड़े हुए और बोलते हैं, क्या मेरा बेटा खोखा जो है वो भी इंजीनियर बनेगा? लोगों ने कई बार इस बातों को सुन चुका, लोग कई बार उनकी इस बातों को सुन चुके थे, लेकिन उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बड़ी उत्तेजित और जोश में भरकर बोले कि मेरा खोखा भी जो है बड़े होकर क्या बनेगा, इंजीनियर। उसमें तो अभी से लक्षण दिखते हैं, वो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। इस पर उनके मित्र ने कहा उस पत्रकार महोदय से, रिपोर्टर से, कि साहब आप क्या सोचते हैं, आपका बेटा क्या बनेगा? इस पर उस पत्रकार महोदय का जो जवाब था, उन पत्रकार महोदय का, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, हम चाहते हैं मेरा बेटा क्या बने, एक जेंटलमैन बने। आगे जाके वह कुछ भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको जो है, बट वो क्या बने, जेंटलमैन बने, बाकी जो उसका मन होगा वो बनेगा।
यहां पे दो तरह के फादर की मेंटेलिटी को दिखाया जा रहा है। एक फादर जो बेसिकली अपने इच्छाओं को अपने बच्चे पर थोप रहा है, और दूसरा ऐसा फादर जो चाहता है कि उसके बच्चे में संस्कार हो और उसके बच्चे की इच्छा पर वो छोड़ रहा है कि वो क्या बनना चाहता है। कहानी के हर एक पहलू पे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। यहाँ पे एक कैरेक्टर हमारा जो है, ये दो कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं, ये दोनों कैरेक्टर के, ये दोनों चरित्र जो है, ये दोनों कहीं ना कहीं अपने एक सोच को दर्शाते हैं, एक पिता के, एक गार्जियन के सोच को दर्शाते हैं। अब इनके इस बात पे कि मेरा बेटा जेंटलमैन बनेगा, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ जो बनना है वो बने, लेकिन सबसे पहले क्या बने, एक जेंटलमैन बने, इस पर जो है सेन साहब बड़ा तिलमिला से जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो उनकी बेइज्जती हो गई, ये व्यंग्य हो गया हमारे ऊपर जो है। वो बातें चल रही होती है, तभी क्या होता है, घर के बाहर में शोर सुनाई देता है। घर के बाहर भी क्या सुनाई देता है, शोर सुनाई देता है। शोर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सारे मित्र बेसिकली कहते हैं ठीक है हम चलते हैं, और सब साथ में बाहर निकलते हैं। कहां पे, उस पोर्टिको में जहां पे उनकी काली चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, और उस गाड़ी के सामने खड़ा था उनका शॉफर यानी कि वो ड्राइवर, जो बेसिकली एक औरत से बेसिकली बहस कर रहा था, मतलब झगड़ा चल रहा था दोनों में। और वह औरत एक 5-6 साल की बच्चे को जो है पकड़ रही थी, बार बार 6-7 साल की जो बच्चा था वो छोटा सा, उसको बार बार पकड़ रही थी, और वो बार बार उस ड्राइवर के कॉलर को पकड़ने के लिए एकदम से पूरा ताकत लगा रहा था, पूरा जोरदार ताकत लगा रहा था। वह छोटा लड़का जो था, जो बार बार, जिसको मां बार बार पकड़ रही थी और बच्चा बार बार आगे जा रहा था, वह बेसिकली, उस लड़के का नाम मदन था, जो बेसिकली उन्हीं के फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में क्लर्क था, गिरधारी लाल, उनका बेटा था। और जब सेन साहब आते हैं तो उसकी मां जो है वो सहम सी जाती है, खड़ी हो जाती है, लेकिन वो लड़का नहीं सहमता है। वो अभी भी जो है मां के पकड़ से छूटने का प्रयास करता है और ड्राइवर की तरफ लपकता है। सेन साहब बाहर आते हैं और ड्राइवर से पूछते हैं क्या हुआ। ड्राइवर कहता है कि मालिक ये जो है आपकी गाड़ी को छूना चाह रहा था, छू रहा था इनफैक्ट, और मैं इसे बार बार क्या था, मैं इसे बार बार रोक रहा था। रोकने पर ये मुझे मारने पे उतारू हो गया, और इसकी मां आई तो ये भी मुझे अपशब्द कहने लगी। सेन साहब बहुत ही गुस्सा हो गए, और सेन साहब गुस्से में कहते हैं उसको वहां से जाने के लिए। मां अपने बेटे को उठाती है, जिसके घुटने से खून बह रहा होता है। शायद ड्राइवर ने उस बच्चे को धक्का दिया था, और शायद इसी वजह से वह गुस्से में जो है वो बच्चा तिलमिलाया हुआ था और जो ड्राइवर की तरफ लपक रहा था। इतना ही नहीं, सेन साहब बेसिकली उस लड़के की मां को यह सलाह देते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे से रखो, नहीं तो एक दिन बिगड़ जाएगा। तो जो मां होती है वो बेसिकली अपने बच्चे को तो ले तो जाती है। अभी सब बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे, मां चली जाती है, अपने बच्चे को समेट के ले जाती है। गलती उसकी बस इतनी सी थी कि उसने कार को छूने का प्रयास किया था। उनकी चमचमाती हुई काली कार 7500 रुपए में खरीदी थी उन्होंने, जो याद रखिएगा 7,500 रुपए में खरीदी थी उन्होंने। अब देखिए अब क्या होता है, अभी सब वहां पे खड़े होकर बातें कर रहे थे, तब तक सेन साहब की काली कार के पीछे ठक 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 आवाजें आती है कुछ। सारे लोग दौड़ के भागते हैं, क्या देखते हैं, वहां पे उनका परम प्यारा बेटा जो था, खोखा काशू, काशू बैठ के वहां पे ठोक रहा था किसको, जो बैकलाइट थी ना गाड़ी की, उसको ठोक रहा था, और उसको फोड़ चुका था पूरी तरह से। उसको पूरी तरह से वो क्या था, फोड़ चुका था। इस पर बेसिकली जो प्रतिक्रिया होती है ना सेन साहब की, वो बड़ी देखने वाली थी। पता है सेन साहब ने क्या कहा, अरे महाराज देखिए अभी से इसका दिमाग कितना तेज है, ये देखना चाहता था कि हेडलाइट के अंदर क्या है, इसीलिए ना कहते हैं कि बड़ा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वारे नियति, बड़े कमाल की बात है। अमीर के घर में बैठा कौवा भी जो है ना मोर लगता है ना, और गरीब का अगर जो भूखा बच्चा होता है ना, वह चोर लगता है। ये नियति बड़ी कमाल की होती है। अगर कोई अमीर के घर में अगर कौवा भी बैठा है ना, तो लोग लगता है अरे ये तो मोर है, हाँ सही बात है मोर है। और गरीब अगर कोई भूखा है ना, वो रोटी के लिए, वो भोजन के लिए, वो खाने के लिए अगर कोई चीज कहीं से ले रहा है, जो छोड़ दिया है उसको भी ले रहा है ना, तो लोग चोर है, चुरा रहा है। लोगों की मानसिकता ऐसी है। उस बच्चे ने थोड़ा सा गाड़ी को टच किया, सेन साहब गुस्सा हो गए, सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया, और उनका बेटा खोखा जो है वो ठक ठक करके पूरा तोड़ दिया लाइट को। लेकिन सेन साहब ने कुछ नहीं कहा। सेन साहब उसको उठा के अंदर ले आते हैं बिना एक शब्द कहे। सारे लोग इस बात पर आश्चर्यचकित थे, सबको लग रहा था कि सेन साहब सिर्फ छूने भर से अगर इतना गुस्सा हो सकते हैं, तो गाड़ी के लाइट को तोड़ने के बाद वो कितना गुस्सा होंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सारे लोग अपने अपने गाड़ी में, उनके दोस्त जो है वो बैठने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर सिंह बसते हैं, जो अपने गाड़ी में जब बैठने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उनके गाड़ी के चक्के का हवा जो था, उनके पहिए का हवा जो था वो निकला हुआ था।
इस पर सेन साहब आते हैं, वो समझ चुके थे कि ये काम किसका हो सकता है, ये काम जो है वो कासू का हो सकता है, खोखा का हो सकता है, वो जानते थे। उन्होंने अपने नौकर को कहा कि चेक करो क्या सारे पहिए का हवा सही है। नौकर चेक करता है और कहता है कि पहिए में हवा सही नहीं है, सारे पहिए के हवा निकले हुए हैं। पंप से उसको भरने के लिए कहते हैं और तब तक मिस्टर सिंह को अपने लॉन में बिठाते हैं और यहां पे भी अपने बेटे का बचाव करते हुए कहते हैं अभी हाल फिलहाल में उसने जो है हवा निकालना सीखा है। उसके शागिर्द जो उसके जो आते हैं सिखाने के लिए, जो वो उसको भी हाल फिलहाल में सिखाए, तो वो शायद टेस्ट कर रहा होगा उस चीज को लेके। उसमें जो है ये अजीब सी नियति है कि एक बच्चा सिर्फ छूने भर से आपने उसको इतना सारा बात बोल दिया, उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और दूसरा बच्चा जो सारा हवा निकाल दिया गाड़ियों की, जो है दूसरे गाड़ियों की, जो है उनके गाड़ी का लाइट फोड़ दिया, वो उनके लिए बड़ा ही सही था। तो ये जो डुअल नेचर होता है ना, लोगों की मानसिकता जो होती है, ये बड़ी अजीब होती है। अपना बच्चा कुछ भी कर ले ना, वो अपना बच्चा है, दूसरे का बच्चा थोड़ा सा छींक भी मार देना तो कोविड फैलाएगा क्या? हा? ये नेचर हमारी ना कभी सुधरने वाली नहीं है। अब आगे कहानी सुनिए। मिस्टर सिंह लॉन में बैठे होते हैं, वहां पे मिस्टर सेन भी होते हैं, और थोड़ी देर में वो फिर से अपनी बातों को छेड़ते हैं कि अरे बड़ा हो गया मेरा खोखा तो बेसिकली इंजीनियर बनेगा। मिस्टर सिंह भी बेचारे उनकी बातों को सुन सर थोड़ा पक गए थे, गाड़ियां ठीक होती है वो निकल लेते हैं, और अब शुरू होता है मिस्टर सेन का असली रूप। वहां से मिस्टर सेन जो है मदन के पिता जो गिरधारी लाल थे, जो उनके फैक्ट्री में बेसिकली क्लर्क थे, उनको बुलाते हैं, और बुलाने के बाद बस इतना डांट पिलाते हैं, इतना डांट पिलाते हैं कि पूछिए मत। कहते हैं कि इसी तरह के जो बच्चे हैं वो आगे जाके चोर गुंडे उठाईगिरी करते हैं। गिरधारी लाल अपने बेटे के बारे में सुन के बस जी और जी में ही जवाब देता है, इसके अलावा उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उसे अपने बेटे की एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती नजर आती है, क्योंकि उसके मालिक जो थे मिस्टर सेन जो है, वो सभी तरह की बातों का, सभी तरह का जो आरोप होता है वो बेसिकली खोखा के ऊपर, वो मदन के ऊपर बेसिकली दे रखा था। गिरधारी लाल घर जाते हैं, और उस रात को जब वो घर जाते हैं, उस दिन जब वो रात में घर जाते हैं, तो रात में उनके सर्वेंट क्वार्टर से, मिस्टर सेन के जो सर्वेंट क्वार्टर हैं जहां पे गिरधारी लाल बेसिकली रहता था, वहां से मदन के चीखों की आवाज इतनी जोर से सुनाई देती है। और चीखों की आवाज सुन के पता है, जब छोटे बच्चे को मार पड़ती है ना बेटा, तो बाकी सभी लोग ना बेसिकली तकलीफ में होते हैं कि काश ये छोड़ दे, क्यों मार रहे हैं इसको। मिस्टर सेन को ना इस बात से खुशी हो रही थी, वो बोल रहे थे, वो इस बात पे बेसिकली कह रहे थे कि बड़ा अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है, इसी के लायक है ये। और नींद में उठ के वो बड़बड़ा रहे थे। उनकी पत्नी जो है इस बात पे, उनको बच्चे के चीखने की आवाज से तकलीफ नहीं हो रही थी, वो मिस्टर सेन जो इतना बड़बड़ कर रहे थे ना, वो उनको तकलीफ दे रही थी। और मिस्टर सेन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पता नहीं खोगा वो क्या क्या मन ही मन बोलते जा रहे थे लगातार। थोड़ी देर के बाद रोने की आवाज बंद हो जाती है, सिसकने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो तो मिस्टर सेन की दीवारें इतनी मजबूत थी कि सिसकने की आवाज उनके कमरे तक नहीं पहुंचती है। मदन भरपूर तरीके से अपने पिता से पीटा जा चुका था, बहुत ही गंदे तरीके से उसके पिता ने उसे पीटा था, इस बात के लिए कि उसने गाड़ी को टच क्यों किया। अब सोच सकते हैं कि दोनों ही बच्चे थे, दोनों ही छोटे बच्चे थे, दोनों में सोच का और समझदारी का अभाव था। एक ने बस गाड़ी छुई, उसके लिए उसको मार पड़ा बहुत ही गंदे तरीके से, और दूसरे ने गाड़ी का हेडलाइट फोड़ दिया, बैकलाइट फोड़ दिया, और दूसरे के गाड़ियों का हवा का मतलब पहिए का हवा निकाल दिया। उसको तारीफ मिली कि वो बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहेगा। यही तो है दोहरी नीति। अगले दिन की बात है, कहते हैं नियति जो है ना, हर चीज सबके लिए ना एक निश्चित करके रखती है। सारी चीजें दुनिया में जितनी तरह की भी चीजें हम देख रहे हैं ना, वो सब चीज नियति निश्चित करके रखी है। अगले दिन की घटना जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अगले दिन की घटना जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये घटना बेसिकली क्या थी, थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पे देख सकते हैं बेसिकली कि जो गाड़ी का हेडलाइट है वो बेसिकली इस बच्चे ने, मदन ने बेसिकली गाड़ी को छुआ और इस पर गुस्सा हो गया बदले में शिकायत करने के बाद। लेकिन बगल में वहीं पे कासू जो बेसिकली उसके गाड़ी का लाइट तोड़ चुका था, उसको सेन साहब ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जब सेन साहब ने बेसिकली गिरधारी लाल को जब बताया मदन के बारे में कि किस तरह से अबंडता से बात कर रहा था, किस तरह से वो मेरे ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ा, ऐसे बच्चे गुंडा ही बनेंगे, है ना, पॉकेट मार बनेंगे, उठाईगिरी बनेंगे, इस पर गिरधारी लाल ने बहुत बुरी तरीके से किसको मारा, मदन को मारा। और मदन के रोने की आवाज को ना मिस्टर सेन को बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके रोने की आवाज, समझ सकते हो कितने निरंकुश लोग हो जाते हैं इस तरह से लोग, जो है ऐसी मानसिकता वाले लोग, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग। कहते हैं ना कि समय का पहिया हमेशा घूमता है और नियति भी हर चीज को ना निश्चित करके रखी है।
एक दिन ऐसे ही जो उनका जो घर था उसके दरवाजा बेसिकली खुला रह जाता है और जो काशू यानी कि खोका है वह खेलते खेलते अपने घर से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह उस जगह पे पहुंचता है जहां पे मनमौजी तरीके से उस जगह का राजा कह सकते हो, खुला में जीने वाला मदन अपने गली के दोस्तों के साथ, यहां पे एक लाइन ने शर्मा जी ने यूज किया है, गली के आवारा गर्द लड़कों के साथ। ये बेसिकली कटाक्ष है। मैंने कहा था शुरुआत में, कहानी की शुरुआत में कहा था कि लोग कटाक्ष, इस कहानी में कटाक्ष आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। कटाक्ष ऐसे मिलेंगे देखने को कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। नरली शर्मा जो है वो संकेतात्मक अर्थ पर संकेतात्मक ढंग से जो है व्यंग करते हैं। तो ऐसे में बेसिकली यहां पे उन्होंने एक लाइन लिखी है कि जो मदन है वो गली के आवारा लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था, खेल रहा था। और कासू बेसिकली खेलते खेलते कासू भी उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू की चूंकि आदत थी वो परिवार में अपने नौकरों पर, अपनी बहनों पर भी हाथ छोड़ता था। और कई बार ऐसा हुआ भी है जब वह यह समझता था कि हमारा जो रुतबा है, हमारा जो पैसा वैसा है, उसके बल पर हम किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं। उसके मन में यह बैठ चुका था कि नौकर वोकर जो भी हैं वो सब क्या है, इससे कमजोर हैं, सब इसके आगे झुकते हैं। उसको लगा कि यार रोब हमारा यहां भी काम आ जाएगा। वह मदन से कहता है कि हमको भी लट्टू नचाना है। इस पर मदन बहुत ही रौब से कहता है कि जा अपने बाप की गाड़ी पर बैठ, लट्टू तुम्हारे पास नहीं है। यहां पे मदन के जो सारे दोस्त हैं, यहां पे एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा, मदन को जो सारे दोस्त हैं वो चाहते थे कि कासू जो है, खोखा जो है वो उनके साथ आ जाए, क्योंकि पैसे वाला था भैया, सबको होती है थोड़ी सी। लेकिन मदन का स्वाभिमान वो डिगा नहीं, मदन का स्वाभिमान जिंदा था। वह उसकी कोठी में, कासू की कोठी में बेइज्जती हुई थी उसके सिर्फ गाड़ी को छूने से। वह कैसे दे सकता था, वह इस बात को बोल नहीं सकता था। इंसान की स्वाभिमान ही तो सबसे बड़ा चीज होता है। जिस इंसान का स्वाभिमान ही मर गया, वो उसके पास बचा ही क्या। मदन का स्वाभिमान अभी जिंदा था और मदन ने सीधा इनकार कर दिया कि वह कासू को लट्टू खेलने के लिए, लट्टू नचाने के लिए नहीं देगा। कासू को हाथ छोड़ने की बहुत पुरानी बीमारी थी जिसको लेकर उसके माँ बाप ने कभी उसको रोका टोका नहीं था। वह घूंसा चला देता है किस पर, मदन पर। कि एक ऐसी लड़ाई थी, अगर कासू अपने घर पे ये लड़ाई लड़ रहा होता तो शायद कासू जीत जाता। लड़ाई ऐसे क्षेत्र में कर रहा था, ऐसे जगह पे कर रहा था जहां का राजा नहीं था वो, जहां उसके पैसे की ताकत मदन को डिगा नहीं सकती थी, ना ही उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकते थे। मदन ने 2 घूंसे में उसके दांत तोड़ दिए, उसके 2 दांत टूट के अलग हो गए और कासू रोता हुआ अपना घर की ओर भागा। मदन की टेंशन बढ़ गई थी। जितने भी उसके दोस्त थे वो सहम से गए और सब सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन को लगा कि सिर्फ गाड़ी के छूने से उसको इतनी मार पड़ी थी, आज तो वह बहुत बुरी तरह से पिटने वाला है। डर के साए में वह शाम तक अपने घर नहीं जाता, रात तक नहीं, लेकिन मरता ना क्या करता, घर तो जाना ही था। उसको भूख लगी, वह बिना किसी संकोच के, डर को अपने साए के अपने अंदर समेटे हुए वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चला। घर पहुंचने के बाद वह, उसे भूख तो लगी थी बहुत जोर से। वह सबसे पहले अपने किचन में गया। किचन में जाने के बाद वहां पे जाके उसने क्या किया, जो खाना था पहले वह खाया। खाने के बाद उसे अपने घर में अपने पिता की और माता की, यानी कि माँ और मम्मी और पापा की जो है बातचीत सुनाई दी, जिसमें वह बातचीत कर रहे थे। वह चुपचाप जाके खटिया पे जो बेड था उस पर लेट गया और पैर से अचानक से क्या हुआ, सोने के दौरान उसके पैर से जो लोटा था उसमें लात लगा और लोटा गिर गया नीचे। आवाज सुनकर उसके माता पिता आए, पिता बेसिकली गिरधारी लाल आए। अब मदन पूरी तरह से डर गया था। उसको लगा कि अब तो मार खाने वाला है वो जो है, अब बिल्कुल अब तो उसकी पिटाई होने वाली है, क्योंकि उसके पिता ने पहले भी उसको पीटा था। पूरी तरह से डरा सहमा हुआ मदन जो है वो एक कोने में खड़े हो जाता है हाथ बांध के कि अब उसके पिता जो मारने वाले हैं तो भैया मार लो, क्या कर सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से जो उसके पिता का हाव भाव था अचानक से बदल जाता है और वो मदन को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं इसने तो खोखा के 2 दांत तोड़ दिए और ये विष के दांत थे। ये कहानी यहाँ पे एक चीज आती है, एक और घटना यहाँ पे इसके आई घटना बताता हूं मैं कि वास्तव में इसमें होता क्या है कि मिस्टर सेन बेसिकली जो मदन के पिता होते हैं गिरधारी लाल, उनको बुलाकर कहते हैं कि अब तुम जो है ये सर्वेंट क्वार्टर जो है वो खाली कर दो और अब तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। मदन लाल ने बेसिकली एक बात इस पे, गिरधारी लाल जो थे वो इस बात को समझ चुके थे कि उनको यहाँ से जाना है, लेकिन खुशी इस बात की थी कि जो काम वो कभी नहीं कर पाए, अपने मालिक के सामने कभी वो ऊंचा बोल नहीं पाए,
अपने जो सही बात थी अपने बेटे के लिए नहीं बोल पाए, आज उनके बेटे ने वो सारी कमी पूरी कर दी थी। खोखा के 2 दांत तोड़ के वो जवाब दे दिया कि गरीब जो है वो स्वाभिमान के लिए जीता है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। उसके लिए पैसा सिर्फ महत्व नहीं होता, स्वाभिमान नाम की वो चीज होती है जो पिता उसके गिरधारी लाल नहीं कर पाए, वो काम खोखा ने किया। और इस तरीके से ये कहानी बेसिकली यहीं पे खत्म होती है। इस कहानी के बाद मैं बेसिकली इस कहानी में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूंगा, और इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को लेकर मैं अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना प्यार हमें दोगे आपके लिए बेहतर कंटेंट हम लेके आएंगे। थैंक यू।